compasses. Welcome to another video of Logic Compass. आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग एसएसटी का फर्स्ट वीडियो इस चैनल में कवर करेंगे, दैट इज जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। What is resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. So technologically accessible मतलब उसके raw materials, मतलब टेक्नोलॉजी हमें एक्सेस हो जाए, आसान पड़े। इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब वो रिसोर्सेज जो एट द एंड तुम्हें प्रॉफिट दे, तुम्हारा कोई गेन हो, डैट इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल। या फिर कंट्री का कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो सोसाइटी एक्सेप्ट करे, कोई ऑफेंड ना करे, मतलब ऐसा ऑफेंडिंग चीज़ रिसोर्स नहीं होता है। सो डैट इज़ रिसोर्स। बेसिकली रिसोर्स वो है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इवन ह्यूमन्स आर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्सेज ही होते हैं। दिखते नहीं हो कैसे तुम लोग ह्यूमन्स का यूज़ कर, आई मीन हम लोग एक दूसरे का यूज़ करते हैं, मतलब एज अ लेबर हो गया, कुछ एडवांसमेंट्स लाना रहता है कंट्री में, तो हम लोग भी तो एज अ रिसोर्स ही हुए फॉर द कंट्री, राइट। तो चलो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बढ़ते हैं। मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक कोई भी लिविंग चीज़ हो गया जो तुम्हारा जिंदा है, फंगाई, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा और बायोटिक। एंड एबायोटिक ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है, जैसे एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, लिथोस्फीयर मतलब लैंड, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, स्नो, ये सब एबायोटिक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी, एक्सॉस्टिबिलिटी जो मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। रिन्यूएबल ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ, तुम्हारी पढ़ाई जैसा। वेल इट कैन बी रिप्लेनिश्ड, जो चीज़ें हैं वो वापस बनती रहती है, दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेनिशमेंट। सो विंड, सन, जियोथर्मल हीट मतलब जो तुम्हारा लैंड से हीट निकलता है, दैट इज़ ऑल इन एक्सॉस्टिबल, कभी ख़त्म नहीं होता है। सो दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वेल वाटर भी इसमें आता है, हाँ, प्रेसिपिटेशन से वो रिन्यूएबल हो ही जाता है। बारिश बनता है, भाप बनता है, क्लाउड्स बनता है, फिर वापस बारिश, फिर ओशन में जाता है। बट नहीं, तुम्हें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए ये सब सुन के। नॉन रिन्यूएबल जो ख़त्म हो जाता है, ये जो एकदम ख़त्म हो जाता है। मेरी पढ़ाई तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन विच कैन नॉट बी डिप्लीस्ड और वंस दे आर डिप्लीटेड आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस, ये तभी तो इतना महंगा होता है क्योंकि ये सब ख़त्म हो जाता है और ये सब 1000 ऑफ ईयर्स लेता है। कुछ रेयर मिनरल्स होते हैं जो मीटेरॉइड्स में मिलते हैं, ये भी तो ख़त्म हो ही जाएगा, और से इतना दूर से आ रहा है। तो अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप मतलब जो तुम ओन करते हो, जो इंडिविजुअल एक इंसान अपना ओन करता है। जैसे तुम क्या ओन करते हो, वो पेंसिल जो तुमने पकड़ी है या वो पेन। वेल ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो गई, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जैसे लैंड, कार जो ओन करते हैं, जो प्राइवेट रिसोर्स भी हम लोग इसे कहते हैं, दोज आर इंडिविजुअल ओनरशिप रिसोर्सेज। कम्युनिटी मतलब जो एक कम्युनिटी यूज़ करती है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रहते हैं वो सब यूज़ करते हैं। जैसे लाइब्रेरीज हो गया, पार्क्स हो गया, ऑफकोर्स दूसरी कंट्री का आके तो नहीं यूज़ करेगा ना, तो मतलब रहता है, मतलब आ गया और करने। अच्छा वो सब छोड़ो। नेशनल रिसोर्सेज तो ये मतलब कंट्री के जो भी बॉर्डर के अंडर है, लाइक लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब नेशनल ओनरशिप में आता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर के बाहर जैसे ओशंस हो गया, ये दैट्स
that is international ownership. अब on the basis of status of development to potential resources, basically these are those जो हम लोग future generations के लिए मतलब संभाल के रखते हैं for their use. जैसे हम लोग कैसे वेस्ट करते हैं सब चीज़, वैसा हम लोग नहीं करना है. फ्यूचर के लिए फ्यूचर जनरेशन को भी यूज़ करना है कि वो आगे जाके हमें गालियाँ ना दे कि कैसे पूर्वज थे यार, हमारे लिए रिसोर्सेज भी नहीं रखे, है ना. सो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो है जो अभी भी है अवेलेबल बट हम लोग यूज़ नहीं करते, वी आर सेविंग दैट. अब डेवलप स्टॉक वो रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम लोग एस्टिमेट भी कर चुके हैं कि कितना प्रेजेंट है या फिर उसका क्वालिटी कैसा है इन पर्टिकुलर एरियाज. रिजर्व्स वो है जो हम लोग रिजर्व करके रखे हैं. दे आर नॉट यूज्ड, दे आर यूटिलाइज्ड, इवन सो वी हैव द टेक्नोलॉजी टू डू सो. दे आर ऑल्सो रिजर्व्स फॉर मतलब पोटेंशियल ही अंडर है वो. चलो क्लासिफिकेशन हो गया. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. पहले के जो लोग थे वो लोग बिलीव करते थे कि जो रिसोर्सेज है दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, गॉड गिफ्टेड है, हम लोग उसका इन्फाइनाइटली यूज़ कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ. बट नो, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, बिना किसी भेदभाव के यूज़ करते गए और उसका प्रॉब्लम हम लोग आज देख रहे हैं. सो प्रॉब्लम्स क्या क्या है? Major problems arise from indiscriminate use of resources by humans, depletion of resources for satisfying the need of few individuals. इतना डिप्लीशन हो गया है कि कुछ ही लोगों को ग्रीड सेटिस्फाई हो पाता है इन रिसोर्सेज से. ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही रहते हैं, उन्हें तो रिसोर्सेज मिलता भी नहीं है, तभी तो दे आर कॉल्ड रिच एंड पुअर. सोसाइटी डिवाइड हो जाती है उस सेगमेंट में. कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास कम होता है. और इतना ही नहीं, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है यूज़ रिसोर्स का, उससे ग्लोबल क्राइसिस भी होता है हमारे वर्ल्ड में. जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है वो. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन. रिसोर्सेज का इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी हो गया आज के समय में, है ना, कि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर सके और ग्लोबल पीस को भी अचीव कर सके. लेकिन अगर आज का ट्रेंड जो कि रिसोर्सेज को एकदम यूज़ करते जाना कंटिन्यू होगा तो हमारे प्लैनेट का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि सस्टेनेबल एक्सिस्टेंट हो सके. सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस क्या है? वेल, एग्जिस्टेंस तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग एग्जिस्ट कर सके बिना किसी हार्म के, बिना एनवायरनमेंट को, अपने बगल वालों को हार्म के हम लोग एग्जिस्ट कर सकते. इसे हम लोग सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस कहते हैं. और ये एक फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. फॉर्म नहीं, कंपोनेंट है. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वेल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट जो बिना किसी एनवायरनमेंट को हार्म किए जो डेवलपमेंट होता है आज के समय में, और फ्यूचर जनरेशन्स के भी नीड्स को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. उन लोगों का भी मतलब रहता है, उन लोगों का भी हम लोग रिसोर्सेज यूज़ नहीं करते पोटेंशियल वाला. सब हम लोग आज का यूज़ करते हैं और इन्वायरमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुँचता. उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम लोग एक अर्थ समिट की बात करते हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट. तो ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस था जो बहुत सारे कंट्रीज़ किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. रियो डी जेनेरियो जगह का नाम था और 1992 डेट है. ये पहला अर्थ समिट हुआ था, अर्थ के बारे में कॉन्फ्रेंस, जो बहुत तरह के इंटरनेशनल लोग आए थे अलग अलग कंट्रीज से. टोटल ओवर 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे. देखो ध्यान आ गया इन लोगों को कि ये भी इन्वायरमेंट को भी फोकस करना है, वॉर इन सबसे ज़्यादा. इस मीटिंग में वो लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एम्फेसाइज किए थे ग्लोबली. लीडर्स
एक साइन किए थे डिक्लेरेशन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इंडोर्स ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड रूल्स उन लोगों ने इम्पोज किए थे, और जो क्लाइमेट चेंज होता है, जो इन्वायरमेंट में जो एनिमल की डाइवर्सिटी है, वो सब के बारे में था। सो दे अडॉप्टेड एन agenda that was named Agenda 21 for Sustainable Development in the 21st century। तो ये एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 भी 1992 में ही था। एक डिक्लेरेशन था जो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED ने किया था। हाँ, वही अर्थ समिट में जो लोग थे। एम करता है ये एजेंडा ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। फोकस करता है इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब इन्वायरमेंट में कोई डैमेज है या फिर पॉवर्टी, गरीबी और डिजीजेस जो लोगों को होता है, फेमाइज, ये सब। ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब अलग अलग कंट्रीज की कोऑपरेशन के साथ, मिली भगत के साथ सब कुछ ठीक करना चाहते थे। एम्फेसाइज करते थे कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते थे, सबकी म्यूचुअल नीड्स को देखना था, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ये सब भी फोकस में था। सभी लोकल गवर्नमेंट को बोला गया था कि वो अपना अपना एक लोकल एजेंडा 21 क्रिएट करे फॉर सस्टेनेबल एक्शन, कि हम लोग ये ज़्यादा अच्छे से कर पाए हर जगह, हर छोटे एरियाज में उसके हिसाब से। ऑफकोर्स हर जगह सेम थोड़ी ना होगा, सबको अपना अपना लोकलाइज करना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक एंड हो गया। रिसोर्स प्लानिंग बहुत एसेंशियल है कि हम लोग वाइज यूज़ कर सके रिसोर्सेज का, हम लोग बिना सोचे समझे ना यूज़ करें, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है हर कंट्री के लिए। और इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री हो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट रीजन, मतलब इतने सारे टाइप के रीजन्स हैं इंडिया में, तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, उनमें मिनरल्स एंड कोल्स बहुत ज़्यादा है। एंड इन अरुणाचल प्रदेश वाटर भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है वहाँ का। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, मतलब जो डैम वगैरह ये सब हो गया, वो सब जो आर्किटेक्चर हो गया वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान सोलर और विंड एनर्जी में इतना ज़्यादा, पर वहाँ पानी ही नहीं है। लद्दाख कल्चरल हेरिटेज उसका इतना अच्छा है, इतनी ब्यूटीफुल साइट्स है, पर पानी की भी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है और मिनरल्स की भी कमी है। दे लैक इन रिसोर्सेज। सो कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। सो एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग चाहिए इंडिया में एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। चैलेंजेस फ्यू, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स लैक करते, बट आई नो इंडिया कभी ना कभी तो ये कर ही लेगा। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, चलो अब देखो। सो स्टार्ट करते हैं मेजर स्टेप्स इन रिसोर्स प्लानिंग। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। इसका मतलब है हम लोग सर्वे करेंगे जगह जगह पे, उसका मैप बनाएंगे, मैपिंग, और रिसोर्सेज को एस्टिमेट करेंगे हर रीजन्स में। जब हम लोग एस्टिमेशन सब कुछ कर लेंगे, हम लोग पता लगा लेंगे कितना क्वांटिटी है रिसोर्सेज का, तब हम लोग स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। एक फ्रेमवर्क हम लोग बनाएंगे विथ सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफोर्स, ह्यूमन मतलब लेबर्स, ये सब एंड इंस्टीट्यूशंस। पूरा स्ट्रक्चर प्लान करने के बाद हम लोग लास्ट में इंटीग्रेशन करेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को एक जगह अलाइन करने के लिए, और जो अल्टीमेट नेशनल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, वो सब करने के लिए। ऐसे तुम लोगों का रिसोर्स प्लानिंग बन जाएगा, एक अच्छा सा प्लान जो आप लोग इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं अपने देश का भला। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है।
तो ये सब जान लो। रिसोर्स प्लानिंग ने इनिशिएट किया था एज अ फर्स्ट 5 year प्लान आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कंटिन्यूस और कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स लगे थे फॉर इफेक्टिव रिसोर्स। mere presence of resources does not guarantee development। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट चाहिए, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन सपोर्ट्स चाहिए, तभी तुम लोग कर पाएंगे। बिना इंस्टीट्यूशन या फिर किसी टेक्नोलॉजी के हम लोग कैसे प्लानिंग करेंगे, उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। कुछ रिसोर्स रिच कंट्रीज है, मतलब रीजन्स है, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, वो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। दे डोंट हैव मच मनी इन टर्म्स ऑफ, इवन दो दे आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज। आप लोगों ने देखा था कैसे लॉकडाउन में कितना मदद किया था झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह ने अपने कोल इन सबको दे देकर। नो, इट वॉज नॉट, हाँ लॉकडाउन में। Others are resource poor but economically developed। दिल्ली चंडीगढ़ रिसोर्सेज नहीं है, जैसे झारखंड में कोल इतना कुछ है, प्लांट्स है इतने सारे। लेकिन दिल्ली और छत्तीसगढ़ दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, बहुत डेवलप कंट्रीज है वो सब। वहाँ के लोगों का माइंड भी डेवलप ही है। नहीं, आई थिंक मैंने ज़्यादा बोल दिया। जो कॉलोनाइजर्स थे पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, उन्होंने हमारे रीजन्स को इतना ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया था, रिसोर्सेज को इतना यूज़ कर लिया था, यहाँ तक इतना लूट भी लिया था, क्योंकि उन लोगों का उस समय टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छा था हम लोगों से ज़्यादा। उन लोगों का जो माइंड था, दे वेयर मोर, मतलब उतना इंडिया नहीं था आगे, बट वी वेयर इकोनॉमिकली गुड बैक देन। बट इन कॉलोनाइजर्स ने सब खराब कर दिया। सो ये सब देख के हमें पता चलता है डेवलपमेंट को खाली रिसोर्सेज नहीं चाहिए, एक प्लानिंग नहीं चाहिए, उसे बस एक मोर देन रिसोर्स चाहिए, खाली रिसोर्स नहीं चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज होने चाहिए। ह्यूमन्स मतलब जितना पढ़ सके उतना सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए कि हम लोग अच्छे से अप्लाई कर सके, रिसोर्सेज का अच्छा से इफ़ेक्टिव यूज़ कर सके। इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमें आज का भी ध्यान देना चाहिए। मैंने शायद पहले जो टॉपिक में उसमें मैंने डाइवर्स को डाइवोर्स कर दिया था, प्लीज़ गलत मत समझना। चलो अभी हम लोग ये डिस्कस करते हैं। जैसा कि तुम देख सकते हो ये ग्राफ, ये लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स इन इंडिया। तुम देख सकते हो प्लेन्स जो इंडिया में है ऐसी एकदम सिंपल ज़मीन, जिसमें कोई एलिवेशंस नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, वो 43% है इंडिया में। माउंटेन्स 30%, और जो प्लेट्यूज है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो एरियाज़ है, हाँ वो तो पूरा प्लेट्यू ही है, पेनिनसुला प्लेट्यू। तो वो थोड़ा एलिवेटेड होता है नॉर्मल लैंड से, थोड़ा ऊपर रहता है, और ऊपर में फ्लैट रहता है, वो 27% है, उसे हम लोग प्लेट्यूज कहते हैं। लैंड एक वाइटल नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत चीज़ें सपोर्ट करता है। तुम वहाँ खेती बाड़ी कर सकते हो, दैट इज़ वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, मतलब अपना घर ये सब लगा सकते हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट, गाड़ी चलना, ये सब, या फिर कम्युनिकेशन टावर्स, वो सब तुम लगा सकते हो। कितना यूज़ है लैंड का, इट इज़ फाइनाइट, so careful planning is necessary for its use। प्लेन्स आइडियल है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। माउंटेन्स टूरिज्म के लिए बेनिफिट करते हैं, हाँ हमें दूसरे कंट्री से बेनिफिट मिलेगा, मनी। और प्लेट्यूज फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स या फॉरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है, और इन सब में कुछ आयरन्स भी आ गए। चलो ये सब अब नहीं देखते। इफेक्टिव लैंड यूज प्लानिंग इज क्रूशियल, क्योंकि इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है।
और इसमें डाइवर्स रिलीफ फीचर्स भी होते हैं। मैंने जानबूझ के वो गलती की जोक मारने के लिए, कुछ और मत समझना। ऑफ कोर्स मैं अच्छे से स्पेल कर सकती हूँ अवेलेबिलिटी। हाँ, यूटिलाइजेशन उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, चलिए इसे फिनिश करते हैं। हम लोग लैंड रिसोर्सेज किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट के लिए, दूसरा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। हाँ, कुछ लैंड्स कल्टीवेशन के लिए नहीं अवेलेबल होते, जैसे बैरन और वेस्ट लैंड्स हो गए जहाँ पे क्रॉप्स उग ही नहीं सकता है। लैंड टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे बिल्डिंग्स वहाँ बनाए जाते हैं, रोड्स या फिर फैक्ट्रीज। और जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड हम आगे बताएंगे क्या होता है। परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब वहाँ पे एनिमल्स को खिलाया जाता है, जो घास फूस होता है उसी को हम लोग ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूडिंग नेट सोन एरिया। ये नेट सोन एरिया भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी ऑफकोर्स। तो यहाँ ट्री क्रॉप्स भी रहते हैं, मिसलेनियस मतलब अदर, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। और ये कल्चरल लेवल एक वेस्ट लैंड बन जाता है, मतलब वहाँ पे कल्टीवेशन होता ही नहीं है मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। सो अब डिस्कस करते हैं फैलो लैंड्स क्या होते हैं। हाँ, यहीं पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। फैलो लैंड्स वही हो गए जो जहाँ अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, कोई क्रॉप्स नहीं उगाया जाता, बहुत सालों तक रहता है। तो करेंट फैलो जो 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर तक छोड़ा गया है, कोई क्रॉप नहीं होगा, तो वो करंट फैलो है। और अदर देन करंट फैलो जो 1 से 5 साल तक, मतलब पिछले 5 साल तक कुछ क्रॉप्स नहीं उगे, डेट इज अदर देन करंट फैलो। नेट सोन एरिया, एक लैंड का ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं और हार्वेस्ट भी हो जाते हैं, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। एरिया जो एक ही एग्रीकल्चर ईयर में एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाए उसे हम लोग क्रॉस क्रॉप एरिया कहते हैं। पहले एग्रीकल्चर ईयर क्या है? प्लांट्स का उगन, मतलब सीड से लेकर हार्वेस्टिंग ईयर, मतलब टाइम तक हम लोग उसे एक एग्रीकल्चर ईयर कहते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करना है। इसमें से खाली 93% लैंड यूज देता है इसका। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू एंड कश्मीर अनसर्वेड है, उन सब का डेटा काउंट ये सब नहीं है। जो पैस्चर लैंड है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो कैटल जो इंडिया का काउज ये सब है उन सब का क्या खिलाएगा, मतलब खाने में, उन सब का चिंता बढ़ रहा है लोगों के बीच। जो फैलो लैंड्स है वो इतने पुअर क्वालिटी है जिससे कल्टीवेट भी नहीं किया जा सकता। तो नेट सोन एरिया वो सब काउंट करके हम लोग 54% कर दिए हैं। NSA वेरीज वाइडली। NSA क्या है? नेट सोन एरिया ही। 80% इन पंजाब एंड हरियाणा और 10% से भी कम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। फॉरेस्ट एरिया है वो तो 33% से भी लो है। तो यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेजेस दिए गए हैं जो तुम्हें बता रहा है कि कैसा लैंड यूज पैटर्न है पूरे इंडिया में। कुछ वेस्ट लैंड्स है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए। जो कंटिन्यूस लैंड यूज़ करते रहता है, मतलब खेती करते रहेगा, उसमें कोई कंजर्वेशन नहीं करेगा, वो कांस्टेंट लैंड डिग्रेडेशन उसका होते रहेगा। अभी आगे हम लोग उसी टॉपिक में जाएंगे, जो सोसाइटी हार्म हो जाएगा और इन्वायरमेंट भी। मिलियन डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड। फॉरेस्ट एरिया 33% से नीचे है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या है? डिग्रेड लैंड का मतलब बंजर हो जाना, जो यूजेबल ना बने। तो ये डिग्रेड होता कैसे है? डिफॉरेस्टेशन से।
पेड़ों की कटाई से, ओवर ग्रेजिंग से, मतलब जो एनिमल्स जो लोग छोड़ देते हैं अपने, वो लोग ज़्यादा खा लेते हैं एक ही जगह पे और पूरा एकदम ख़त्म कर देते हैं वहाँ की फर्टिलिटी। तो उसी को हम लोग ओवर ग्रेजिंग करते हैं। ग्रेजिंग करना चाहिए बट मगर ओवर ग्रेजिंग नहीं। माइनिंग भी एक रीज़न है। एक्वायरिंग, उसका मतलब ही यही हुआ, डिगिंग स्टोन सैंड, वही चीज़। तो माइनिंग लीव्स डीप स्कार एंड ओवरबर्डन, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ओवर ग्रेजिंग डिग्रेडेशन कॉज करता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। ओवर इरिगेशन, फसलों को ज़्यादा पानी दे देना, इससे ज़मीन बंजर हो जाती है। वाटर लॉगिंग हो सकता है, सैलिनिटी, अल्कलिनिटी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा है। बंजर नहीं, आई मीन उसका इरोशन हो जाता है। ये भी हम लोग आगे समझेंगे। यस, इंडस्ट्रियल डस्ट फ्रॉम मिनरल प्रोसेसिंग रिड्यूसेस वाटर इनफिल्ट्रेशन। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कॉज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है, देख लिया। नाउ सॉल्यूशंस टू लैंड डिग्रेडेशन, किस किस स्टेप से हम लोग लैंड डिग्रेड नहीं होने दे सकते, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफॉरेस्टेशन एंड कंट्रोल ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन, हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज, शेल्टर बेल्ट्स मतलब रोज ऑफ ट्रीज लगा देना, श्रब्स, ग्रास प्लांट्स एक लाइन में लगाना, उसको हम लोग शेल्टर बेल्ट कहते हैं। Stabilizing sand dunes with thorny bushes in arid areas. Sand dunes मतलब गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं सैंडी एरिया में, जहाँ पे पानी एकदम मोटे नहीं है, उसी को एरिड एरियाज कह रहे हैं। तो वहाँ पे थॉर्नी बसेस लगा सकते हैं। थॉर्नी मतलब जिसका कोई लीव्स नहीं होता, एकदम थिन बहुत पतली पतली ब्रांचेस ऐसे ऐसे घुंघरालू तरीके से रहते हैं, उसे हम थॉर्नी बसेस कहते हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज, treating and properly disposing industrial influence and waste as a resource। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। डेट इज, तो सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है विच इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ और डाइवर्स लाइफ को सपोर्ट करता है। ऑफ कोर्स यू नो डैट इट इज़ अ लिविंग सिस्टम। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स टेक करता है ये सॉइल फॉर्म करने के लिए, जिसके ऊपर तुम चलते हो ना, ये तुरंत नहीं आ जाता है। तुम इसे भी समझते हो हाँ ये भी गॉड गिफ्टेड है। यस है गॉड गिफ्टेड, बट ये एक रिसोर्स है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है, तो तुम्हें भी इसकी कदर करनी चाहिए। सो सॉइल फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? वो तुम्हारा लैंड फॉर्म होता है, कैसा टाइप का लैंड फॉर्म है, किस पैरेंट रॉक या बेड रॉक से बना है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, या फिर टाइम, कितना टाइम लगा है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि सॉइल कैसा बनेगा। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नेचुरल फोर्सेस रहते हैं जो सॉइल को शेप करते हैं। टेम्परेचर चेंजेस, बहती हुई नदी, हवा, ग्लेशियर, ये सब काट के सॉइल को एकदम शेप कर देते हैं। सॉइल अंडरगोज इम्पॉर्टेंट केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस composed of organic matter, humus and inorganic materials। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है ह्यूमस, इसे याद रखना कि कंपोज रहता है, और भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स रहते हैं, लेकिन ह्यूमस दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट वन। टॉप सॉइल उसी का बना रहता है। इंडियन सॉइल्स क्लासिफाइड है ऑन द फॉर्मेशन फैक्टर्स, color, thickness, texture, age, chemical properties and physical properties। So let us now see and understand what is classification of soils।
एलुवियल सॉइल। तो ये बहुत वाइड स्प्रेड है और इम्पोर्टेंट सॉइल है वो इंडिया में, पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स को कवर करता है। ये 3 रिवर हिमालयन रिवर से बना है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये राजस्थान में भी पाया जाता है, गुजरात, नायर कॉरिडोर एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब जगह पे। तो लोकेशन याद रखना। हाँ, 1-2 स्टेट्स तो तुम याद ही कर सकते हो, उतना तो मुझे उम्मीद नहीं है। कंपोजिशन ये सैंड, सिल्ट और क्ले का बना रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पहले से ही है, हाईली फर्टाइल रहता है, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। देखो मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें बोल्ड कर दी जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे आइडियल फॉर क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पैडी, व्हीट, सीरियल्स एंड पल्सेस। कौन से क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हारा एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। जब मैं एग्ज़ाम्स कह रही हूँ तो इट इंक्लूड्स द स्कूल एग्ज़ाम्स। हाँ, तुम्हारा MCQ में आता है, बोर्ड में भी। मेनली तुम्हें क्रॉप्स का क्लूज दे देगा और बोलेगा पता कौन सा सॉइल है। Drier area soils are alkaline but can be protective with treatment and irrigation. So 2 टाइप के alluvial soils होती है, एक होता है बंगर और एक होता है खादर। बंगर को हम लोग ओल्ड एलुवियल कहते हैं और खादर को हम लोग न्यू एलुवियल कहते हैं। टेक्सचर के हिसाब से बंगर में कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं और खादर में फाइनर पार्टिकल्स। कोर्सर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड का वो थोड़ा मोटा होता है और फाइनर पार्टिकल्स थोड़ा छोटा छोटा एकदम स्मूथ। बंगर लेस फर्टाइल होता है, ऑफ कोर्स वो न्यू अराइवल है, खादर तो मोर फर्टाइल तो होगा ही। बंगर जो कंकर नॉड्यूल्स है, जैसा कि मैंने बोला ये कोर्सर ज़्यादा होता है, तो कंकर नॉड्यूल्स इसमें बहुत, कंकर हिंदी शब्द है, चलो जानते हो तुम लोग कंकर क्या होता है। तो ये बहुत हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा, खादर में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होगा। बंगर रिवर बैंक्स के पास मिला जाता है, नहीं, बंगर अवे फ्रॉम रिवर बैंक्स और खादर नियर रिवर बैंक्स। ओके, नाउ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। मेनली कॉटन इसमें उगाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम, पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। ये मतलब ब्लैक सॉइल में क्रैक्स बन जाते हैं, जैसे तुम NCERT की पिक्चर में देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर रहता है। ये क्रैक्स क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें एरेशन हेल्प होता है, एयर जाता है वो अंदर बाहर होते रहता है इन क्रैक्स के बीच से। स्टिकी हो जाता है जब गीला होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है इस पर वर्क करना। अगर ऐसे है, अगर फर्स्ट समर या फिर प्री मानसून का सीज़न हो तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसी जगहों पर पाया जाता है। गोदावरी और रिवर्स में गोदावरी और कृष्णा वैलीज के पास। मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल विथ हाई मॉइस्चर रिटेंशन। हाई मॉइस्चर रिटेंशन, बहुत सारा मॉइस्चर मतलब अपने अंदर सोख सकता है। क्लाइमेट एंड पेरेंट रॉक बेसल्ट डेक्कन ट्रैप रीजन से ये फॉर्म हुआ है। रेड एंड येलो सॉइल, देखो पिक्चर में देख सकते हो, इट्स रेड एंड येलो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। इसमें ज़्यादा तो नहीं लिखा है, बस कुछ पॉइंट्स याद रखना। ये येलो हो जाता है जब ये हाइड्रेटेड रहता है, मीन्स हाइड्रेटेड वाटर से थोड़ा वो भरपूर रहता है। ये नहीं गीला होता है, आई मीन हाइड्रेटेड। रेड ड्यू टू आयरन डिफ्यूजन इन क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक। जो जिस रॉक से बनता है ना, अगर उसमें आयरन की ये हो मतलब तब वो रेड हो जाता है। कौन कौन से रीजन्स में मिलता है, गंगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स, लो रेनफॉल एरियाज, ये याद रखना। क्लाइमेट कौन सा, लो रेनफॉल एरियाज, और क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पे बनता है। यहाँ क्रॉप साइड में पाए जाते हैं।
चलो अब है ये वाला सॉइल, लैटेराइट सॉइल। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। लैटेराइट में जो लेटर है उसका मतलब ही ईट होता है लैटिन में, ब्रिक। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही फॉर्म होता है, वेट एंड ड्राई सीजन में अल्टरनेट करता है। सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एसिडिक होता है, पीएच उसका कम होता है 6 से। न्यूट्रिशन डिफिशिएंट होता है, उतना न्यूट्रिशन इसमें नहीं होता है। लो ह्यूमस भी रहता है और सेमी एरिडिटी इसमें पाया जाता है। जो जगह उतना हाइड्रेटेड नहीं होता। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन सदर्न स्टेट्स में क्या है, वेस्टर्न घाट्स में भी है, उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये सब देख लेना। आई डोंट थिंक इट शुड बी रिमेंबर्ड बट प्रोडक्टिविटी फर्टाइल विद सॉइल कंजर्वेशन। अब ये देखो क्या क्या यहाँ उगाया जाता है, टी, कॉफ़ी एंड कैस्यूनट। ये याद रखना, इट्स फॉर लैटेराइट सॉइल। अगर ये दिखा तो ये लैटेराइट सॉइल है। अगर डेंस फॉरेस्ट होगा तो ये ह्यूमस रिच बन जाएगा, अगर स्पार्स वेजिटेशन होगा तो ह्यूमस लो ही रहेगा। अब एरिड सॉइल के बारे में बात करते हैं। एरिड सॉइल का कलर रेंज करता है रेड से ब्राउन पे। हाँ, वो सैंडी दिखता है। सैंड कैसा दिखता है, जैसे वैसा ही दिखता है एरिड सॉइल। कॉमन सॉल्ट, इससे कुछ रीजन्स में, हर जगह नहीं, कॉमन सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है एवापोरेशन से। क्लाइमेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर, रैपिड एवापोरेशन होते रहता है, इसलिए लो मॉइस्चर इसमें रहता है और ह्यूमस भी कम रहता है। सबसॉइल फीचर, कंकर लेयर इन लोअर हॉरिजॉन्स। हॉरिजॉन्स उसका नीचे का फ्लोर हो गया, जो टॉप लेयर से नीचे होता है, उसके लोअर हॉरिजॉन्स पे कंकर रहता है, कैल्शियम रिच रहता है। वो कंकर जो रहता है वो वाटर का इन्फिल्ट्रेशन बंद कर देता है। तो तुम समझ सकते हो एक और रीज़न कि ऐसा क्यों है एरिड सॉइल। कल्टीवेशन कैन बिकम प्रोडक्टिव विद प्रॉपर इरिगेशन, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में। नाउ फॉर आवर लास्ट सॉइल, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। हिली और माउंटेनियस एरियाज में जहाँ पे रेन फॉरेस्ट हो वैसे ही जगह मिला जाता है। लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, कोर्स ग्रेड रहता है ऑन अपर स्लोप्स। इन स्नो कवर्ड हिमालयाज ये डेन्यूडेशन अंडर कू करता है, एसिडिक रहता है और ह्यूमस भी लो रहता है। फर्टाइल जोन्स, लोअर वैली एरिया स्पेशली रिवर टेरेसेस एंड alluvial plains have fertile soil. Now for our last topic, soil erosion and soil conservation. Soil erosion, definition and causes. Is the denudation. Denudation मतलब रिमूवल होता है सॉइल कवर एंड इट्स वॉशिंग डाउन। ऊपर का सॉइल हटा देना, उसका पानी की वजह से नीचे बह जाना, ये होता है सॉइल इरोजन। नॉर्मली सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन बैलेंस ईच अदर। सॉइल जितना फॉर्म होते रहेगा इरोजन उतना कम करते जाएगा, तो ये एक तरह से बैलेंस ही तो हुआ। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, किसकी वजह से? ऑफ कोर्स वी ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और नेचुरल फोर्सेस भी है, जैसे विंड, ग्लेशियर्स, वैसे ये तो नॉर्मली इरोजन करते हैं। मेन डिस्टर्बेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है। कितने टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है? गली इरोजन, जो तुम लोग पहला पिक्चर देख पा रहे हो, इसमें डीप चैनल्स गलीज बना देते हैं, जो वाटर रहता है उसके वजह से। लैंड का मतलब इतना पार्ट वो लोग बहा देते हैं, जैसे ऐसे छोटी छोटी गलीज बन जाते हैं, जिससे लैंड अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। इन्हें हम लोग रेवाइंस कह सकते हैं, रेविंस इन चंबल बेसिन। Seed erosion, water flows as seed over smooth, washing away topsoil. सीड जैसा हटा देता है टॉप सॉइल को। विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लॉपिंग लैंड। ठीक है, ऐसे पार्ट गिरा है इस लास्ट पिक्चर में। सो जो लूज सॉइल रहता है
फ्लैट और स्लोपिंग लैंड का वो बस हटाता है, कुछ कुछ रिमेनिंग रह जाता है। कौन कौन से फार्मिंग प्रैक्टिसेस अफेक्ट कर रहे सॉइल इरोजन को? रॉन्ग फ्लोइंग। इसमें रॉन्ग फ्लोइंग में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं अप एंड डाउन स्लोप्स बनाते थे, ऊपर नीचे जो चैनल्स बनाते थे जिससे क्विक वाटर फ्लो होता है, मतलब इरोजन आसानी से हो जाता है। कॉन्टोर फ्लोइंग, फ्लोइंग along contour lines slows water flow reducing erosion, इससे रिड्यूस हो जाता है। इसमें बस बता रहा है सॉइल इरोजन कैसे कैसे इफेक्ट होता है, इंक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, किस किस चीज़ों से। इसमें कोई ये नहीं बता रहा डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, इट्स जस्ट इफेक्ट इम्पैक्ट्स बता रहा है फार्मिंग प्रैक्टिसेस। टेरेस कल्टीवेशन, जो स्टेप्स रहते हैं वो स्लोप्स की तरह काटे जाते हैं टू रिस्ट्रिक्ट इरोजन। ये वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस में बहुत कॉमन है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, फील्ड स्ट्रिप्स में मतलब डिवाइड हो जाते हैं विद क्रॉप्स इन बिटवीन टू ब्रेक विंड फोर्स। हाँ, यहाँ विंड इरोजन रोका जाता है। शेल्टर बेल्ट्स, रोज ऑफ ट्रीज लगाया जाता है, मैंने बताया बेल्ट्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू प्रोटेक्ट सॉइल। हाँ, जो ट्रीज का रूट्स होता है वो पकड़ लेता है सॉइल को, जो उतना आसानी से फिर इरोजन नहीं होने देता है। इससे सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज हो जाते हैं। हाँ, वो वाला क्या कहते हैं उसको, रुको, हाँ, विंड इरोजन, इसमें विंड इरोजन रोका जाता है। एंड डेजर्ट्स, विंड इरोजन नोटेबली डेजर्ट्स में ही होता है। लास्ट में ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम लोग इसे याद कर सकते हो। याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर बार तो आता ही है कि तुम्हें ये मार्क करना है, अपने मैप में मार्क करो। और हाँ, ये बहुत मार्क्स की है ये मैप स्किल, तो मैं तो कहूँगी अपने वॉल में पेस्ट करो इसे, रोज़ देखो तो याद आते रहेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारे आगे आने वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखना। स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल।